है एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो पार्ट नंबर 45 डिटर्मिनेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है। ये लास्ट टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि आपको सॉल्यूशन निकालना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, किसका यूज़ करके? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के यूज़ करके। और कैसे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का यूज़ करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। साथ में सोशल साइंस के जो क्विजेस आपको दिए जा रहे हैं कम्युनिटी पोस्ट में, उनका आंसर देते रहें। तो जैसे थ्योरम आज देखने वाले हैं। जैसे तीन आपको कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये d1 क्या है? कांस्टेंट है। ये a1 b1 c1 ये भी क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल्स क्या है? x y z। ऐसे ही दूसरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ऐसे ही थर्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। देखिए a1 b1 c1 क्या है? कांस्टेंट है। a2 b2 c2 क्या है? कांस्टेंट है। a3 b3 c3 कांस्टेंट है। ऐसे ही d1 d2 d3 भी क्या है? कांस्टेंट है। x y z ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है। अब आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है, तो आपको यानी कि क्या निकालना है? x y z की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? x y z की वैल्यू निकालनी है। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो x y z की वैल्यू निकालिए। अब देखिए जितने भी कांस्टेंट है उसको एक मैट्रिक्स में लिखिए। जितने भी कांस्टेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के कांस्टेंट हैं उनको आप ए मैट्रिक्स में कर लीजिए। तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू a1 b1 c1 a1 b1 c1 पहली रो बना लिया, a2 b2 c2 दूसरी रो आ गई, a3 b3 c3 तीसरी रो आ गई। और जितने भी वेरिएबल हैं उनको एक मैट्रिक्स में, यानी कि एक्स वाई जेड आपको कॉलम वाइज लिख लेना है। और जितने भी कांस्टेंट है राइट हैंड साइड उसको आप बी मैट्रिक्स में लिख लीजिए, d1 d2 d3 ये भी कॉलम वाइज लिखना है आपको। ठीक है, देखिए कॉलम वाइज लिखे थे, कॉलम वाइज लिखा है। और ये जो कांस्टेंट इधर के थे उनको रो वाइज लिखना है सिंपल, और वेरिएबल थे उनको कॉलम वाइज ही रखिएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तीन ही है तो कॉलम वाइज रखते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स से, ये a है, ये x है, ये b है, अगर हम a और x का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा यही आ जाएगा इज इक्वल टू b। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, देन सिस्टम कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू b। कैसे? देखिए a हमारे पास क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। x क्या है? x y z। और इज इक्वल टू b क्या है? d1 d2 d3। तो ज़रा a1 की x के मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? a1 x1 a1 x। फिर b1 की y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो b1 y, c1 की z के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो c1 z इज इक्वल टू d1। ऐसे ही a2 की x के साथ तो a2 x प्लस b2 की y के साथ तो b2 y प्लस c2 की z के साथ तो c2 z इज इक्वल टू d2। ऐसे ही a3 x के साथ a3 x b3 y के साथ b3 y प्लस c3 z के साथ c3 z इज इक्वल टू d3। तो हम कह सकते हैं कि हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं ऐसे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, ax इज इक्वल टू b, जहाँ पे a हमारी क्या है? एक मैट्रिक्स है कॉन्स्टेंट्स की। क्या है? कॉन्स्टेंट्स की, या फिर स्केलर मल्टीपल की हम बोल सकते हैं। और x क्या है? x क्या है? हमारे वेरिएबल है x y z। और b क्या है? मैट्रिक्स है, ये भी कांस्टेंट की, जो कि राइट हैंड साइड लिखे गए थे। तो ये आपको समझ में आया, ax इज इक्वल टू b। अब देखिए इस इक्वेशन का सिस्टम तभी निकल पाएगा, इस इक्वेशन का सिस्टम तभी निकल पाएगा जब ये जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है आपको मैंने बता रखा है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और हम क्या कह सकते हैं, अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और कंसिस्टेंट सिस्टम का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी उसकी क्या होनी चाहिए? उसका भी डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो अगर हमको इस मैट्रिक्स का हमको क्या चाहिए? सिस्टम, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए तो हमारी जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल आ जाता है
तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं निकल सकता, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम थ्योरम को देखते हैं। जैसे ax = b हमको पता है, हम लिख सकते हैं पूरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ax = b लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई करना है बाय a इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई करना है किससे, a इनवर्स से। तो देखिए प्री मल्टीप्लाई कर दिया a इनवर्स से, ax था ब्रैकेट में लिख लिया, = a इनवर्स से इधर भी करवाएंगे तो a इनवर्स × b। अब देखिए a इनवर्स × a मल्टीप्लाइड विद x बाहर कर दिया। ये एसोसिएटिव लॉ लगाया है मैंने यहाँ पे। कौन सा लॉ लगाया है, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ लगाया है, एसोसिएटिव लॉ लगाया है यहाँ पे, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ लगाकर मैंने x को बाहर कर दिया, a इनवर्स × a को अंदर कर दिया, = a इनवर्स b। अब देखिए a इनवर्स a, ये आपको प्रॉपर्टी मैंने बता रखी थी कौन सी, a इनवर्स × a जब भी करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, i के इक्वल आएगा। तो a इनवर्स a के इक्वल हम a इनवर्स a की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, i × x = a इनवर्स b। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करा दीजिए तो वो सेम मैट्रिक्स निकल के आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट जाएगी। मतलब 1 से आप किसी की मल्टीप्लाई करा दो तो वही नंबर निकल के आ जाएगा सेम। तो क्या हो जाएगा, i की 1 के साथ x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो x ही निकल के आ जाएगा, बस इतना सीखना है। तो x = a इनवर्स b आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। x क्या है, एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी है। तो एक्स क्या है, एक्स की प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। और यहाँ पे a इनवर्स × b की आप जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकल के आ जाएंगी। क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज अगले पार्ट से हम करने वाले हैं क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, x = a इनवर्स b। और ये a इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका ए जो होगा, ए मैट्रिक्स जो होगी वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और हम कह सकते हैं वो एक क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। यानी कि उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें, साथ देते रहें। आपका सब्सक्राइब सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, लव्ड वंस का ध्यान रखिए। धन्यवाद।